तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लेके एजुकेशन पॉइंट पे। मैं हूं आपका मेंटर आकर्षित श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसका पार्ट 4 है। ये क्या है? पार्ट 4 है। अभी तक हमने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, पार्ट 3 देखा। अब आता है पार्ट 4, जिसमें हम रेस्पिरेशन शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे। ठीक है, मैंने पिछले पार्ट में पूरे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं। तुम पिछले पार्ट 1, 2, 3 अच्छे से पहले देख लो, उसके बाद इस लेक्चर पे आओ, वरना तुम्हें समझ में कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, पार्ट 4 ये है और इसी के बाद हम जस्ट पार्ट 5 लाएंगे और पार्ट 6 लाएंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा। 10-5 मिनट की वीडियो होती है। बाकी मैं बस इतना तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा स्टार्टिंग में कि हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रात में मोटिवेशनल शॉर्ट अपलोड करते हैं जो कि तुम्हें क्लास 10 की मोटिवेशन के लिए, क्लास 10 एग्जाम के लिए तुम्हें मोटिवेट करने का काम करेगा। क्या करने का काम करेगा? मोटिवेट करने का काम करेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहली चीज़ कि रेस्पायरेशन क्या होता है। रेस्पायरेशन मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, पहले डेफिनेशन मैंने लिखा दी थी। नहीं लिखे हो तो जा करके पहले लिख लो, बाकी मैं तुम्हें बोल भी रहा हूँ, चाहो तो कॉपी पेन निकाल लो और लिखते रहो। ठीक है, देखो यार, तुम अगर बैठ के लेक्चर बढ़िया देख रहे हो ना, एकदम ऐसे एकदम टेक लगा के, तो भाई ऐसे नहीं होने वाला है। ठीक है, बढ़िया से उठो यार, बढ़िया से बैठ के लिखो। ठीक है, ये सब नोट्स है। चलो, रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इज अ प्रोसेस इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस। ठीक है, टू गिव आउट एनर्जी। ठीक है, ये मैंने एक रफली तुम्हें बोल दिया। क्या डेफिनेशन? क्या बोल दिया? डेफिनेशन बोल दिया। अगर मैं अच्छे से लिखूं तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, वो प्रोसेस जिससे खाना टूटता है, ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी निकलती है, यानी ग्लूकोज निकलता है। क्या निकलता है? ग्लूकोज निकलता है। ग्लूकोज एनर्जी है। ठीक है, चलो, रेस्पायरेशन की डेफिनेशन मैंने तुम्हें बता दी कि रेस्पायरेशन होता क्या है भैया, जिससे खाना टूटता है और एनर्जी मिलती है। ठीक है, रेस्पायरेशन में दो चीजें तुम सुने होगे। ठीक है, बचपन से जो पढ़ते आए हो कि रेस्पायरेशन में ब्रीथिंग इन्वॉल्व होती है। क्या इन्वॉल्व होती है? ब्रीथिंग, जिसमें हम ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हाँ, ये रेस्पिरेशन में तुम रेस्पिरेशन तो पढ़ोगे ही जो भी है, उसके बाद ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग भी पढ़ोगे, जो कि इसी से रिलेटेड है। क्या है? इसी से रिलेटेड है। समझ में आया? चलो शुरू करते हैं। रेस्पायरेशन दो टाइप का होता है। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिख दी है, बाकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं पहले बता दूं, ये भी टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? देखो, एक ऐसा रेस्पिरेशन, ऐसा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब बिना ऑक्सीजन के वो काम हो ही नहीं सकता है। बिना ऑक्सीजन के वो काम हो ही नहीं सकता। जैसे बोर्ड एग्जाम अगर तुम देने गए हो तो एडमिट कार्ड के बिना तुम्हें एंट्री ही नहीं मिलेगी अंदर। ठीक है, वही वाला हाल है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन के बिना एरोबिक रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता है। क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आया समझ में? कैसे होता है, क्या होता है, सब मैं बताऊंगा यार, वेट करो, अभी तो वीडियो स्टार्ट हुई है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें खाना बन रहा है लेकिन उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बिना, ऑक्सीजन के बिना खाना नहीं बनाया जा सकता, फूड ब्रेकडाउन नहीं होगा। और एक है जहां पर बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना ऑक्सीजन के भी खाना ब्रेकडाउन हो जाता है, फूड ब्रेकडाउन हो जाता है और एनर्जी दे देता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों के बारे में हम एक डिफरेंशिएट फॉर्म में मैंने बनाया है, क्योंकि डिफरेंशिएट फॉर्म में तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और फर्दर तुम डेफिनेशन अपने से कुछ बनाना चाहोगे ऐड करके, तुम वो भी बना सकते हो। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, रेस्पायरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस टू गिव आउट एनर्जी। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन ले रहा है तब खाने को तोड़ रहा है और एनर्जी दे रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी बिना ऑक्सीजन के भी ये खाने को तोड़ रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है और एनर्जी दे रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो, थोड़ा क्लास 9th में जाना पड़ेगा तुम्हें, क्लास 10 से। तुमने सेल ऑर्गेनल पढ़ा था कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं जो फंक्शन करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? वो लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड, जो पूरे सेल में भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? जहां पर एनर्जी बनती है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, जहां पर एनर्जी बनती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो जो एरोबिक रेस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ये कहाँ पर होता है भाई? तो ये होता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, और इसमें एरोबिक रेस्पायरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शायद डेफिनेशन गड़बड़ कर दी, इसीलिए कहते हैं दिल कहीं दिमाग कहीं और। चलो कोई बात नहीं। ठीक है,
तो देखो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में क्या है कि मतलब ग्लूकोज यहाँ पर एक तरीके से फूड है, क्या है, फूड है, क्या है, फूड है, क्या है, फूड है। ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, फूड टूटता है और कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, पूरे तरीके से फूड टूट जाता है, कुछ नहीं बचता है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखोगे तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, इनकम्प्लीट, क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। पूरे तरीके से ग्लूकोज यानी फूड नहीं टूटता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से इसे एरोबिक कहा जा रहा है, जैसे इसे एनारोबिक कहा जा रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में खाना पूरे तरीके से टूट जाता है तो उससे पूरे तरीके से एनर्जी बन जाती है, यानी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर बनती है, फॉर्म होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी बनती है। क्यों कम एनर्जी बनती है? क्योंकि फूड ही कम टूटा है। क्यों कम टूटा है? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट आपके CO2 H2O होते हैं, मतलब जब सेल बनाती है, खाना बनाती है ऑक्सीजन की मदद से, तो ये कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है जिसे हम CO2 H2O कह रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है, और H2O हमारे स्वेटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया? लेकिन ये एंड प्रोडक्ट हैं किसके? एरोबिक रेस्पिरेशन के। और इसके अलावा क्या बनेगा? एनर्जी बनेगा, जो कि यूज हो जाएगा सेल में, ठीक है। इसके एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन में जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं एंड प्रोडक्ट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट। समझ में आया? एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। RCO2, CO2 तो होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड होता ही है, इथेनॉल होता है और लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? जो मिल्क में पाया जाता है या मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है, जैसे कर्ड वगैरह, बटर वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पर पाया जाता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। लेकिन इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़े हो? हाँ, क्लास 10th में ही है, तुम्हारे केमिस्ट्री में ही है, चैप्टर 4 इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल एक नशीला पदार्थ होता है। क्या होता है? नशीला पदार्थ। क्या होता है? नशीला पदार्थ, ठीक है। कहने का मतलब एक तरीके से इथेनॉल एक जस्ट केमिकल है। क्या है? केमिकल है, जिससे आपको क्या आती है बेटा? नींद आती है। क्या आती है? नींद आती है। आप स्लीपिंग मोड में जाते हो। क्या, कहाँ जाते हो? स्लीपिंग मोड में जाते हो। तो ये इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये इथेनॉल वो इथेनॉल नहीं है जो तुम रिलेट करना चाह रहे हो, ठीक है, वो इथेनॉल नहीं है, ठीक है। चलो, बाकी लैक्टिक एसिड और इथेनॉल ये दोनों बनते हैं और CO2 बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? डेफिनेशन ये लिख लो। ये पूरा इसी तरीके से एग्जाम में तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, और इस तरीके से तुमको एक्सप्लेन करोगे तो मेरी गारंटी है कि तुमको नंबर मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आएगा? कोई दिक्कत नहीं। चलो, ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स। ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स में मैं बताऊंगा तुम्हें, लेकिन उसके पहले तुम्हारे पास एक बुक होगी NCERT की। किसकी बुक होगी? NCERT क्लास 10 साइंस की बुक। उसमें जाओ, चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी खोलो, उसमें रेस्पिरेशन टॉपिक खोलो, उसमें ब्रीथिंग इन ह्यूमन बीइंग में तुम्हें एक डायग्राम मिलेगा। क्या मिलेगा? डायग्राम। यहाँ मैंने पूरा नहीं बनाया क्योंकि नीड भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बुक में डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम खोलो, मैं यहाँ पे हर एक नाम बोलूँगा और हर एक नाम को ध्यान से देखना, हर एक नाम को ध्यान से देखना, ठीक है, मेंशन करना, क्योंकि बेटा डायग्राम बनाने के लिए आएगा। मैं तुम्हें कंफर्म कह दूँ, गारंटी से कह दूँ, रेस्पिरेशन का डायग्राम देखो, इसका जो डायग्राम है, इसका जो डायग्राम है, प्रैक्टिस कर लेना, कोई भरोसा नहीं। देखो, 2 डायग्राम आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 2 डायग्राम आते हैं, हाफ ईयरली में नहीं बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम बता रहा हूँ, 2 आते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लास्ट काफ़ी ईयर से आ रहा है, और दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वेदर मेल और फीमेल आ जाता है, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा देखा जाए, लास्ट ईयर्स में रिपीट हुआ है। तो मेरा कहना है इस बार भी रिपीट हो सकता है। तो तुम क्या करो कि प्रैक्टिस दोनों की कर लो और इसकी भी प्रैक्टिस कर लो। ऑलमोस्ट कुछ ही हैं जो कि आएंगे, तो इन सब की प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। चलो, ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स देखते हैं। तो ह्यूमन बीइंग ब्रीथ कैसे करते हैं? हम नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है। नोज में ये जो 2 सर्कल्स होते हैं, दो छेद होते हैं, उनको नॉस्ट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल कहते हैं, नॉस्ट्रल, ठीक है, नॉस्ट्रल्स, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है नेसल पैसेज। क्या आ जाता है? नेसल पैसेज, मतलब आप नाक के जस्ट नीचे जाओगे पीछे तो आपको नेसल पैसेज मिलेगा। मैं यहाँ से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारे बुक में डायग्राम बना है, नेसल पैसेज, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका फेरिंग्स। बहुत अच्छे से सारे नाम याद रखना है, फेरिंग्स कहाँ है, लैरिंग्स कहाँ है, ठीक है। आ जाता है फेरिंग्स, फिर आ जाता है लैरिंग्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया वाला ये पार्ट यहाँ पर है, तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रैकिया वाला पार्ट यहाँ पर है। अब मैं ऐसे ऐसे क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि बेटा यहाँ पर ना जो ये पाइप है, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, विंड पाइप, ठीक है, ये कार्टिलेज रिंग की बनी होती है। किसकी बनी होती? कार्टिलेज रिंग की। क्यों बनी होती? क्योंकि अगर जब आप सांस ले रहे हो तो चलो ठीक है, पूरा लंग्स फूल गया, पूरी विंड पाइप फूल गई, लेकिन जैसे आप सांस छोड़ रहे हो तो लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये जो विंड पाइप है ये तो इतनी पतली, इसको तो ऐसे चिपक जाना चाहिए था, ठीक है। क्यों नहीं चिपकती? क्योंकि ये कार्टिलेज रिंग की बनी होती है, ठीक है, ट्रैकिया जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आता है आपका ब्रोंकाई। क्या आ जाता है? ब्रोंकाई।
ब्रोंकाई टूट जाता है ब्रोंक्यूल्स में, किस में टूट जाता है, ब्रोंकाई ये जाता है, ब्रोंकाई 2 होता है, ठीक है, ब्रोंकाई 2 होता है, ये और ये टूट जाता है ब्रोंक्यूल्स में। ये ब्रोंक्यूल्स जो छोटे छोटे पार्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, सर्कल नहीं, ये वाले जो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं इसमें से, ठीक है, इनको कहते हैं ब्रोंक्यूल। क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल। और लास्ट में तुम्हारा आ जाता है ये सर्कल वाला पार्ट एल्वुलाई, और फिर लास्ट में तुम्हारा आ जाता है ब्लड, ठीक है। ये जो जा रहा है ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल, इसी में ब्लड है, ठीक है। चलो अब तुम्हें समझाते हैं कि ये ऑक्सीजन जाता आता कैसे। सबसे पहले मैंने सांस ली, जैसे मैंने सांस ली नॉस्ट्रल में मेरे क्या गया, ऑक्सीजन, O2 कहाँ गया, नॉस्ट्रल में गया, यहाँ से गया नासल पैसेज, फिर फेरिंग्स में गया, फिर लैरिंग्स में गया, उसके बाद ट्रैकिया में गया, ठीक है, ट्रैकिया में गया, ब्रोंकाई में गया, दोनों ब्रोंकाई में जाएगा, ठीक है, दोनों ब्रोंकाई में गया, ब्रोंक्यूल्स में गया, उसके बाद एल्वुलाई, एल्वुलाई में जैसे गया, एल्वुलाई जो एल्वुलाई थी, जो सर्कल था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, क्या हो गया, फूल गया। जैसे मैंने सांस ली, सर्कल जो था वो एल्वुलाई का वो बड़ा हो गया, ठीक है, और जैसे वो बड़ा हुआ तो ये बड़ा होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर, ब्लड वेसल जो होंगी इसके अंदर, इसने अपनी साइज बड़ी की तो जो ब्लड वेसल थी वो इसके अंदर आ गई, ब्लड वेसल जो थी इसके अंदर आ गई, जिसको कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल इसके अंदर आ गई, जिसके वजह से एल्वुलाई में क्या था, एल्वुलाई यहाँ पर बड़ी हो गई, ठीक है। एल्वुलाई में क्या था, O2 था, क्या था, O2 था। तुरंत ये जो O2 है एल्वुलाई से किस में चला जाएगा, ब्लड वेसल में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में चला गया ऑक्सीजन। लेकिन मैंने सांस ले ली, अब सांस में जब बाहर छोड़ता हूँ तो हम लोग बाहर क्या निकालते हैं, बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड में क्या होगा, CO2 होगा, क्या होगा, CO2 होगा। CO2 आया कहाँ से, अरे बेटा ये तो है CO2, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, देखो मैच कर रही सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। CO2 था, एरोबिक हो या एनारोबिक हो, दोनों में CO2 बनता है। तो CO2 कहाँ घुसता है, डायरेक्ट ब्लड में घुसता है, ठीक है, कहाँ घुसता है, मेरा थोड़ा लैंग्वेज, ठीक है, कोई बात नहीं। CO2 कहाँ गया, डायरेक्ट ब्लड में गया, और ब्लड जैसे मैंने सांस ली, एल्वुलाई बड़ा हो गया, ठीक है। अब एल्वुलाई बड़ा हो गया तो इसमें ब्लड वेसल्स सारी चली गई, ब्लड वेसल्स इसके अंदर आ गई, ठीक है। अब ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया और वापस ब्लड में भेज दिया ऑक्सीजन को, लेकिन ब्लड में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा था सेल से, तो कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है एल्वुलाई के अंदर, कहाँ चला जाता है, CO2 जो CO2 था ये ब्लड में ट्रैवल करते हुए आ रहा था, जैसे देखा इसने एल्वुलाई फूली हुई है, ये चला गया एल्वुलाई के अंदर, सेम प्रोसेस इधर भी हो रहा होगा, ठीक है। एल्वुलाई के अंदर चला गया, ऑक्सीजन ब्लड में पास हो गया, और CO2 अंदर चला गया एल्वुलाई के, और एल्वुलाई के अंदर गया, ठीक है, एल्वुलाई के अंदर गया क्या, CO2, क्या गया, CO2। अब एल्वुलाई वापस से नॉर्मल होगी, मैंने सांस ली, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, अब मैं सांस छोड़ूंगा तो मेरा क्या होगा, एल्वुलाई जो है ये ब्रोंक्यूल्स में CO2 को पुश करेगा, CO2 ब्रोंक्यूल्स में आएगा, फिर ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई के बाद ट्रैकिया में जाएगा, और ट्रैकिया के बाद लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, और फिर नासल पैसेज, और नॉस्ट्रल से फिर नासल पैसेज, फिर नॉस्ट्रल से बाहर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये पूरी साइकिल है जो कि हम पर सेकंड करते रहते हैं, ठीक है। एक सेकंड में हम काफ़ी बार ज़्यादा बोल दिया मैंने, एक सेकंड में एक बार तो सांस लेते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है हमारे थ्रू और हमारे नोज़ के थ्रू, जिससे कि होता है ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। यानी देखा जाए तो हमारी बॉडी में सेल को हर टाइम ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर रहा है, और दोनों में एनर्जी बना रहा है। यानी बॉडी को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर एक काम करने के लिए। मैं अगर ये हाथ भी ला रहा हूँ तो एनर्जी की ज़रूरत है, आँख ऊपर नीचे कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हर जगह एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारी बॉडी बहुत तेज़ रेस्पिरेशन में एनर्जी बनाती है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों बनाती है, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस इसीलिए चलता रहता है ताकि यहाँ हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। इसीलिए ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। बस यहाँ तक इतना ही। आगे देखो एल्वुलाई देखो, एल्वुलाई क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि एक्सपैंड हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, बढ़ जाती है, अपना साइज बढ़ा देती है, जिससे कि एयर क्या होती है, एंटर कर जाती है। कहाँ करती है एंटर, ब्लड वेसल से एल्वुलाई में। कौन एंटर करता है, CO2। लार्ज सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया काफ़ी लार्ज हो जाता है, जिससे जो ऑक्सीजन आई है एल्वुलाई में वो ब्लड में चली जाती है, और जो CO2 आ रही है वो एल्वुलाई में चली जाती है। समझ में आया, ठीक है। थिन वॉल्ड होती है एंड मॉइस्ट सरफेस। इसका सरफेस जो होता है मॉइस्ट होता है और थिन वॉल्ड होता है, काफ़ी पतला होता है, तभी तो बेटा ब्लड वेसल अंदर आती है, ठीक है। और कौन सी ब्लड वेसल आती है, कैपिलरीज। अभी जब ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ेंगे जिसमें ब्लड वेसल पढ़ेंगे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो जो कैपिलरीज होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं जो कि एक्सचेंज करने में हेल्प करती है, कोई भी मटेरियल हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो गैसेस का हो रहा है,
ठीक है। तो थिन वॉल्ड एल्वुलाई भी है और हमारी ब्लड वेसल भी है, दोनों एक्सचेंज करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। सप्लाइड विथ, ये क्या लिखा है, ओके, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। और ये जितनी एल्वुलाई हैं वो किससे सप्लाई करती है, किससे सप्लाई करते हैं, ब्लड वेसल को सप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बनाया है लेकिन एक नहीं होती, बहुत सारी ब्लड वेसल होती है और सेम काम दोनों तरफ होता है। और लास्ट में एक नोट है कि वुडी स्टेम्स ब्रांच, वीडियो कट करके मत जाना, अभी बहुत कुछ मुझे बताना है, एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, ठीक है। नोट में क्या है, वुडी स्टेम्स ब्रीथेस थ्रू लेंटिकल्स, ठीक है। जो वुडी स्टेम्स होती हैं उसमें क्या बने होते हैं, लेंटिकल्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं, लेंटिकल्स बने होते हैं, जिससे वो ब्रीथ करते हैं। क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती, जब मैंने जब सांस लिया तो क्या होता है कि लंग्स के पास इतनी ताकत होती है कि वो ऑक्सीजन अंदर खींच सके, ठीक है। वो ऑक्सीजन यानी एयर को अंदर खींच सके, ठीक है, इनहेल कर सके, ठीक है, इनहेलेशन कर सके। लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि अब जो कार्बन डाइऑक्साइड भर गई है एल्वुलाई में उसको वो पुश आउट कर सके बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक ऑर्गन, यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक ऑर्गन जो कि कुछ ऐसा शेप का होता है, ठीक है, ऐसा शेप का होता है, ठीक है, इस शेप का होता है। और ये जो ऑर्गन होता है इसको कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं, डायफ्राम। एक बार तुम लोग स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, बाकी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डायफ्राम एक बार स्पेलिंग चेकआउट कर लेना, ठीक। डायफ्राम, ठीक, डायफ्राम होता है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड भर गई है लंग्स में, जो लंग्स एक्सपैंड हो गया, उसको वापस से नॉर्मल साइज में लाने में हेल्प करता है। मैंने खींच लिया, ठीक है, मेरे लंग्स में पावर थी, मैंने ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे चेस्ट में भर गई है, तो लंग्स में भर गई है, तो क्या होगा, अब जो डायफ्राम है वो क्या होगा, वो रिलीज करेगा, वो पुश करेगा लंग्स को अपवर्ड, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है डायफ्राम का, तो डायफ्राम का काम देखो ज़्यादा आता नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नॉर्मली बताऊंगा। डायफ्राम जो है उसका काम होता है लंग्स को, कोई भी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स है, लंग्स के नीचे स्टमक है, लीवर है, चीज़ें हैं, ठीक है, तो लंग्स को दूसरे ऑर्गन से कोलोजन होने में रोकता है, कोलिजन होने में रोकता है, कौन, डायफ्राम। और एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं, प्लेस देता है एक्सपैंड होने की, और उससे ज़्यादा जैसे एक्सपैंड नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा एक्सपैंड लंग्स नहीं हो सकता है, ठीक है। जितना एक्सपैंड होगा उतना ज़्यादा डायफ्राम खिंच जाएगा, और जब डायफ्राम खिंच जाएगा और जब कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी लंग्स में तो डायफ्राम वापस से पुश करेगा इसे नॉर्मल साइज में आने के लिए, और जैसे पुश करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ठीक है। डायफ्राम का इतना ही वर्क है, साइज मेंटेन करता है और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। डायफ्राम इज अ ऑर्गन विच हेल्प्स लंग्स टू एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। देखो तुम्हें इंग्लिश में पूरी डेफिनेशन भी मैंने बता दी। चलो ये होता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन अभी हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन अब आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा बड़ा है, बाकी ज़्यादा बड़ा नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन लास्ट दो टॉपिक बचे, दो टॉपिक हम दो पार्ट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी आज का लेक्चर कैसा लगा एक कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, देखते पूरा हो, ठीक है, लाइक करना। और बाकी मैं मोटिवेशनल शॉर्ट्स रात में अपलोड होते ही हैं, जिसमें तुम देख करके क्लास 10 के लिए मोटिवेट होते रहोगे। तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखना है तो यार बस वीडियो देखने से क्या मतलब है, चैनल सब्सक्राइब करो, बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक पहुँचाने का काम मेरा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।